हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, अब तक हमने मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत ये जानने की कोशिश करी कि द्वितीय क्रांतिकारी चरण था जो उसके अंतिम दिन था, आज ही लास्ट का उसका अंतिम दिन होगा। यानी क्रांतिकारी चरण आज पूरी तरह प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह खत्म हो गया होगा। है इतना पढ़ने के पश्चात मैं कल इसके ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करूंगा जो इससे संबंधित पेपर में आए हुए प्रश्न आ सकते हैं, है ना। मैं पीसीएस के प्रश्न या यूपीएससी में आए हुए प्रश्न सभी इस टॉपिक से संबंधित जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसके साथ साथ चर्चा कर चल रहा हूँ, है ना। और जो मेंस के लिए मैं आपको क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ। जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। कंटिन्यूटी के साथ एक टारगेट हमेशा बड़ा होना चाहिए। छोटे टारगेट पर आप ज़िंदगी निर्भर नहीं रह सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आपका एक टारगेट बड़ा होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी ही होगी, समझ गए। तो बात करते हैं किसकी, आज बात करते हैं द्वितीयकारी चरण। जो द्वितीयकारी चरण होगा उसके अंतर्गत, द्वितीयकारी चरण के अंतर्गत उसका अंतिम दिन होगा, उसका मूल्यांकन करने वाले आज, है ना। उसके अंदर समझने वाले कि जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था, है ना, जो 1915-16 तक दिखाई दिया, उसके बाद 1924 से द्वितीय क्रांतिकारी चरण जो 1924 से स्टार्ट होकर 1931-32 तक दिखाई दिया। तो इन दोनों क्रांतिकारी चरण में क्या अंतर होगा ये जानने की आज आपके साथ कोशिश करते हैं। तो आज आप कॉपी में नहीं बनाइए। हाँ, हुआ था क्या, देखो हुआ था क्या, चंद्रशेखर आज़ाद के मरने के बाद द्वितीयकारी चरण, जब चंद्रशेखर आज़ाद को उन्होंने अपने आप में गोली मार दी थी, उनके मरने के पश्चात क्या हुआ था, तो उनके मरने के पश्चात क्या हुआ था, कुछ छोटे छोटे क्रांतिकारी संगठन बनते रहे। यशपाल जी ने क्रांतिकारी संगठन बनाया, बाद में जेल में डाल दिया गया। कुछ महिलाएं आई सामने, मैडम भिकाजी काम आई, वो तो प्रथम क्रांतिकारी चरण से सक्रिय थी। और उसके बाद हमारी जो दिखाई देगी प्रीति लता वाडेकर थी, और कुछ 3-4 महीनों की स्थिति दिखाई देगी। इसके अंतर्गत सबको गिरफ्तार कर लिया गया और किसी को फांसी के सबको सजा सुनाई गई, है ना। यानी ऐसा कह सकते हैं एक लाइन में कि जो क्रांतिकारी चरण था ना, वो धीरे धीरे शून्यता की स्थिति पर चला आया था। क्यों? क्योंकि उसके पीछे डायरेक्ट एक संगठन और चल रहा था। वो कौन सा था? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की नहीं, उसे कहते हैं हम असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन के बाद कुछ छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे। यानी राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसमें उछाल आना स्टार्ट हो गया था। जब राष्ट्रीय आंदोलन में उछाल आने स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बाद क्या होगा, जो हमारे क्रांतिकारी चरण होगा उस पर कहीं ना कहीं इफेक्ट तो दिखाई देगा। जैसे इफेक्ट दिखाई देगा तो फिर क्या होगा आइए तो ये अब करते हैं। इसे पढ़ने के पश्चात इसका मूल्यांकन करते हैं। तो जो मूल्यांकन होगा द्वितीयकारी क्रांतिकारी चरण का, जो मूल्यांकन होगा उसे लेकर मेंस में सवाल पूछाते हैं। क्वेश्चन आप हेडिंग बनाइए, प्रथम क्रांतिकारी चरण, प्रथम क्रांतिकारी चरण, प्रथम क्रांतिकारी चरण, प्रथम क्रांतिकारी चरण एवं द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर। द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर, चरण में अंतर। और ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगी, ये बताना चाहिए जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था उसमें और द्वितीय क्रांतिकारी चरण में क्या अंतर था, ये पता होना चाहिए आपको। तो प्रथम क्रांतिकारी चरण एवं द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर, जो प्रथम क्रांतिकारी चरण एवं द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर। हेडिंग बनाइए आप। जैसे ही आप हेडिंग बनाएंगे, ये मैं आपको लिखवा रहा हूँ, लेकिन जो मेंस की कॉपी होगी उसमें ऐसे नहीं लिखते, है ना। आप उसको पैराग्राफ वाइज या पॉइंट वाइज नोट करना होगा। पॉइंट वाइज जब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे अंतर लिखने को आएगा। अंतर लिखने को पीसीएस में आ सकता है, यूपीएससी में कभी नहीं आएगा, है ना। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण और द्वितीय क्रांतिकारी चरण है उनमें क्या अंतर होगा। जो फर्स्ट पॉइंट होगा प्रथम क्रांतिकारी चरण, इधर प्रथम क्रांतिकारी चरण लिखिए और इधर लिखिए द्वितीय क्रांतिकारी चरण। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण होगा इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होगा आपको समझना होगा और इधर भी फर्स्ट पॉइंट आपको समझना होगा। यानी जो पहला पॉइंट होगा, पहला पॉइंट समझने की कोशिश कीजिए कि पहला पॉइंट क्या होगा। इसमें जो पहला क्रांतिकारी चरण था उसके अंतर्गत जो क्रांतिकारियों के द्वारा जिसे टारगेट किया गया वो व्यक्ति को टारगेट किया गया। किसको? व्यक्ति को टारगेट किया। प्रथम क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत व्यक्ति को टारगेट किया गया। पहले पॉइंट में लिखिए, ये आपको पता होना चाहिए। यानी जितने भी व्यक्ति मारे गए थे, है ना, मैंने आपको प्रथम क्रांतिकारी चरण पढ़ाया है, इसलिए आप बारी बारी से वीडियो देखिए, उन्हें पक्के रखिए, है ना। तो प्रथम क्रांतिकारी चरण के अंदर जितने व्यक्तियों की हत्या की गई थी वहाँ व्यक्तियों को टारगेट किया गया था। द्वितीय क्रांतिकारी चरण में एक अंतर यह है, इसमें व्यक्ति को नहीं संस्था को टारगेट किया गया। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति संस्था का ही भाग होता है, तो संस्था पर आक्रमण या अटैक किए गए, है ना। तो आप इसे लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट समझिए। सेकंड पॉइंट
जो पहला स्तर था हमारा, जो हमारा पहला स्तर था, क्रांतिकारी चरण का प्रथम स्तर था, उसके अंदर कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी जिसके कारण वह असफल रहा। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था उसके अंदर कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी, लेकिन जो आपको द्वितीय क्रांतिकारी चरण दिखाई देगा उसके अंदर एक समाजवादी विचारधारा दिखाई देगी, है ना। जो द्वितीय क्रांतिकारी चरण होगा उसका जो झुकाव था, है ना, जब HSRA का निर्माण हुआ, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का निर्माण किया गया, स्थापना की गई चंद्रशेखर आजाद के द्वारा, तो उसमें साफ शब्दों में ये कहा गया कि जो एक संगठन होगा ये कहीं ना कहीं समाजवाद को प्रेरित करने के लिए होगा, यानी एक स्पष्ट विचारधारा थी। तो आप लिख सकते हैं प्रथम क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं थी। इधर उधर लिखिए द्वितीय क्रांतिकारी चरण के अंतर्गत एक द्वितीय क्रांतिकारी चरण का झुकाव समाजवाद की तरफ था। समाजवाद आप जानते हैं क्या है, पिछली क्लास में बताया गया है। तीसरा पॉइंट लिखिए, तीसरा पॉइंट नोट डाउन कीजिए। जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था इसमें हमने आपको बताया था, है ना, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, यानी एक ही इसका झुकाव एक ही धर्म की ओर था, हिंदू धर्म की ओर, है ना। इसका जो झुकाव था एक हिंदू धर्म की ओर था, जिस कारण आप इसे जिसके कारण जो असफलता का एक कारण रहा, जो इसकी असफलता का कारण रहा, है ना, जो असफलता के कारण रहा, तो इसका धर्म ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था, ये धर्मनिरपेक्ष नहीं था। आप ऐसे लिख सकते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं था। इधर लिखिए यह जो आंदोलन था ये धर्मनिरपेक्ष था, है ना। इसके अंतर्गत आपको ऐसे आसफुल्ला खान देखो, है ना, उसे फांसी की सजा दी है। जो आसफुल्ला खान था उसे फांसी की सजा दी गई, देखो मोमडन भी जुड़े हुए थे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं आप, जो दूसरा द्वितीय क्रांतिकारी चरण था वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता किसी भी संगठन का झुकाव एक तरफ ना होना, है ना। HSRA वो सबके बारे में सोचती थी, यानी कोई भी धर्म हो, आप ऐसे कह सकते हैं। दूसरी भाषा में जो द्वितीय क्रांतिकारी चरण था ना वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था, उसका जो झुकाव था धर्मनिरपेक्षता की तरफ था। उन्होंने धर्मनिरपेक्षता पर ज़्यादा बल दिया, किसने, जो द्वितीय क्रांतिकारी चरण के प्रणेता थे, है ना। नंबर चार इसके अंदर क्या था, जो प्रथम क्रांतिकारी चरण था ना उसके अंतर्गत मैडम भीखाजी कामा को छोड़कर सारे जो संगठन था वो पूरी तरह पुरुषों पर निर्भर था। किस पर निर्भर था? पुरुषों पर निर्भर था। आप ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन जो द्वितीय क्रांतिकारी चरण था वो पुरुषों एवं महिलाएं दोनों पर निर्भर था। पुरुषों एवं महिलाएं दोनों पर निर्भर था ये जो द्वितीय क्रांतिकारी चरण था। पांचों पॉइंट के अंतर्गत आप समझिए, जो प्रथम क्रांतिकारी चरण वो महिलाओं की भूमिका कम थी। आप द्वितीय क्रांतिकारी चरण में ये कह सकते हैं महिला की भूमिका अधिक थी, है ना। जैसे मैडम भीखाजी कामा, प्रीति लता वाडेकर, है ना, अनेक नाम दिखाई देंगे आपको। और अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं, ये तो प्रथम क्रांतिकारी चरण और द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर था। प्रथम क्रांतिकारी चरण और द्वितीय क्रांतिकारी चरण में अंतर था। चलिए, अब कुछ लोगों का मानना कि जो गांधी जी का क्या विचार था। गांधी जी ने एक पंपलेट निकाला था और पंपलेट निकालने के माध्यम से उन्होंने बताया ये क्रांतिकारी है ना, ये क्रांतिकारी हमारे भटके हुए देशभक्त और इन्हें सही राह पर लगना चाहिए। यानी गांधी जी का अप्रोच अलग था और क्रांतिकारियों का अप्रोच दोनों के बिल्कुल अलग थे, अलग अलग डायमेंशन था, लेकिन दोनों का टारगेट एक ही था, है ना। वे तत्कालिक थे और वे धीरे धीरे संवैधानिक तरीके से बात मनवाना चाहते थे। कौन? महात्मा गांधी जी। तो महात्मा गांधी जी का विचार थोट्स अलग थे और क्रांतिकारियों के विचार अलग थे। तो आप आज यही समझने की कोशिश करेंगे मेरे साथ क्या हुआ। तो इसका जो जवाब था ना, कि जो गांधी जी ने पंपलेट निकाला था, इसका जवाब दिया गया किसके द्वारा दिया? क्रांतिकारियों के अंदर से एक प्रणेता निकल गए, उसका नाम था भगवती चरण बोरा। उन्होंने एक बुक लिखी, उसका नाम था फिलोसॉफी ऑफ बम बम का दर्शन। बम का दर्शन के अंतर्गत उन्होंने बताया, सारी तकनीक सीख ली उन्होंने बताया कि हमारे पास हर चीज़ का जवाब है। यानी जो क्रांतिकारी थे ना, यूँ नहीं है कि क्रांतिकारी के अंदर जितने भी लोग थे वे सारे के सारे अनपढ़ ठेठ गवार थे, ऐसा नहीं था। उसके अंदर, उस संगठन के अंदर जितने भी लोग थे, है ना, तो एजुकेटेड लोग भी थे। देखो, जो फिलोसॉफी ऑफ बम की किताब लिख रहा वो पढ़ा लिखा नहीं होगा, लेकिन क्रांतिकारियों के अंतर्गत था। यानी क्रांतिकारी की जो विचारधारा थी वो कहीं ना कहीं सही थी, है ना, लेकिन समय सही नहीं था और कुछ कंडीशन और स्थितियाँ भी ऐसी बनती चली गई धीरे धीरे लगातार, है ना। देखो, भगत सिंह का लगातार गिरफ्तार किया जाना, ऐसा नहीं है, मैंने बताया तो क्रांतिकारी हमारे आतंकवादी नहीं आते,
है ना, जो हमारे क्रांतिकारी थे। एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन चला आया, क्रांतिकारी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इस तरह, है ना। तो जो यूपीएससी का यूपीएससी जिसने पेपर बनाया था उसे भी फटकार लगानी पड़ी। एक पर्सन था, मैं पढ़ रहा था, उस समय उस पर्सन गलत मानना गया, इसको ऑब्जेक्शन उठा दिया कि क्रांतिकारी आतंकवाद तो हो ही नहीं सकता, ये तो क्रांतिकारी राष्ट्रवाद होगा, है ना। आप ऐसे कैसे लिख सकते क्रांतिकारी आतंकवाद, है ना। तो यूपीएससी को ऐसा लिखना नहीं चाहिए था। जो भगत सिंह, देखो मैंने बताया तो क्रांतिकारियों का इतिहास ना तो साम्राज्यवादियों ने लिखा, ना भारतीय इतिहासकारों ने लिखा, इन्हें छुपा लिया गया और लिखा जाना चाहिए। चलो कब अब 2011 के बाद 10-11 के बाद लगभग इनके प्रश्न तो पूछने स्टार्ट किए चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर, हैं जो हमारे क्रांतिकारी हुए, राम प्रसाद बिस्मिल हुए और जो अनेक प्रकार के क्रांतिकारी हुए, सबको लेकर जो हमारा आयोग उत्तराखंड, जो हमारा उत्तराखंड हो या यूपी पीसीएस एमपीपीएस लगातार प्रश्न पूछने स्टार्ट कर दिए गए। तो आपको कापी में हेडिंग बनानी होगी, हेडिंग बनाओ कापी में सब बच्चे, हेडिंग बनाओ क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मूल्यांकन, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मूल्यांकन, हेडिंग बनानी होगी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मूल्यांकन, हेडिंग बनानी होगी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का मूल्यांकन। हेडिंग बनानी, मूल्यांकन का मतलब कुछ पॉजिटिव साइड भी होगा, कुछ नेगेटिव साइड भी होगा। अब मूल्यांकन की जगह योगदान भी कह सकते हैं, योगदान अलग होगा, है ना। योगदान है क्रांतिकारी कुछ, योगदान ना क्रांतिकारी को कुछ, हाँ क्रांतिकारी योगदान ना, उसे पॉइंट वाइज लिखते हैं, चलो, है ना। पॉइंट वाइज लिखो, क्रम वाइज पढ़ने का एक ऑर्डर होना चाहिए, ऑर्डर मतलब एक क्रम होना चाहिए। इनकी सबसे बड़ी खास बात थी, क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व जब किया, जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा छाई हुई थी, है ना, तब ये सक्रिय हुए। तो ये पहला पॉइंट है इसका, है ना। तो कहीं ना कहीं तो योगदान तो दिया, चाहे प्रत्यक्ष रूप से तो ना दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर दिया। राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया इन्होंने। जब राष्ट्रीय आंदोलन में शून्यता की स्थिति थी तो तब ये सक्रिय हो जाया करते थे। तो याद रखना, फर्स्ट पॉइंट आप लिख दोगे, पहला पॉइंट लिखना आप, इससे लिखना कि क्रांतिकारियों ने उस समय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया जब राष्ट्रीय आंदोलन में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा थी। आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट ये, क्रांतिकारियों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व तब किया जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गहरी निराशा थी। एक पॉइंट को मैं 2 बार बोल रहा हूँ, है ना। सेकंड पॉइंट समझ भी रहे होंगे आप। हमारे क्रांतिकारी ऐसे पहले व्यक्ति थे, है ना, ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता से पहली बार औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति का सपना देखा। हालांकि पूरा नहीं हुआ, कुछ कारण थे, है ना। तो आप लिख सकते हैं हमारे क्रांतिकारी पहले ऐसे प्रणेता थे, ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश सत्ता से मुक्ति का स्वप्न देखा या मुक्ति का प्रयास किया, ये लक्ष्य रखा है, ऐसे भी कह सकते हैं। इनका एक ही मानना था, जो हमारे क्रांतिकारी थे इनका एक ही मानना था, ये हमेशा भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ माना करते थे। जो महात्मा गांधी हुए, राजा राम मोहन राय हुए, या अलग अलग हुए, महात्मा गांधी हुए, दादा भाई नौरोजी हुए, जितने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे, उनका एक मानना था कि जो पाश्चात्य शिक्षा है ना वो सर्वश्रेष्ठ है, जो पश्चिमी देशों की जो शिक्षा है ना वो सर्वश्रेष्ठ होगी। लेकिन हमारे क्रांतिकारी ऐसा नहीं मानते थे, मानते कि अगर पढ़ना हो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो, अगर पढ़ना हो राजा राम मोहन राय को पढ़ो, स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, इनका ये मानना था। अच्छा चलो नंबर 3, तो आप लिख सकते हैं नंबर 3 लिख सकते हैं आप। नंबर 3, भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता। ये जो हमारे क्रांतिकारी थे ना, ये भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठता, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे, है ना, भारतीय संस्कृति को श्रेष्ठ मानते थे। इंडियन कल्चर मोस्ट, उससे बेस्ट कुछ नहीं है। अच्छा, इनका जो झुकाव था वो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की ओर झुकता हुआ दिखाई देगा, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद की ओर झुकता दिखाई देगा। चलिए नंबर 4 पॉइंट, इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में और अन्य बातें, मैं चाहूँ तो इस पॉइंट को उठाकर आपको प्रेजेंट से जोड़ दो, लेकिन उनका कोई महत्व नहीं होगा, हिस्ट्री का मजा खराब हो जाएगा। तो हिस्ट्री को हिस्ट्री के ही तरीके से पढ़नी होगी, है ना। कभी पढ़ना मेरे से दूसरा सब्जेक्ट, है ना, इन्वायरमेंट पढ़ना, कभी पढ़ना मेरे से जियोग्राफी, कभी पढ़ना मेरे से अन्य सब्जेक्ट पढ़ना, फिर बताऊँगा क्या हो पढ़ना, है ना। जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ना बताऊंगा, फिर मेरा जो दिमाग होगा वो कहाँ चलता है। जैसे मैं आपको WTO पढ़ा रहा हूँ, है ना, स्पेशल टॉपिक आप देख रहे होंगे ना, आप लगातार स्पेशल टॉपिक देखिए, उनका रिवाइज कीजिए बार बार, और लगातार न्यूज़ पर अपडेट रहिए, देखते रहिए कि आए दिन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, दैनिक घटनाओं पर नजर रखिए।
और क्या था, अगर औपनिवेशिक सत्ता परेशान होनी स्टार्ट हुई, जैसे 1918 में है ना, 1914 से लेकर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला, तो औपनिवेशिक सत्ता परेशान हो गई क्योंकि इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध के अंतर्गत इंक्लूड था, है ना। जब ब्रिटेन लड़ रहा था दूसरे देशों के साथ, तो क्या हुआ, जो अंग्रेज थे उन्हें प्रॉब्लम तो होने वाली। जब अंग्रेजों को प्रॉब्लम होगी तो क्या होगा, जो हमारे क्रांतिकारियों में सक्रिय होकर आगे चले आएंगे, उनके लिए अवसर था, है ना। उन्होंने जो ब्रिटिश सत्ता को अगर कोई परेशानी हुआ करती थी ना, तो हमें इसे एक अवसर के रूप में देखा करते थे। हालांकि क्या कहा करते थे कि जो भारतीय लोग ना, ये जो भारतीय लोग ये हिंसा करते हैं, जो क्रांतिकारी ना ये हिंसा करते हैं, लेकिन ये हिंसा कहाँ, ये तो प्रति हिंसा थी। ये काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको कह रहा हूँ बार बार, ये हिंसा नहीं प्रति हिंसा थी, है ना। और हाँ, एक बात याद रखना, महात्मा गांधी और क्रांतिकारियों में मतभेद जरूर था, लेकिन मनभेद नहीं आता, है ना। मनभेद अलग हो, मतभेद अलग हो। गांधी जी का मानना था ये भटके हुए देशभक्त, है ना। कहा तो देशभक्ति, तो गांधी जी ने आतंकवादी थोड़ा ही कहा, उन्होंने कहा कि हमारे भटके हुए देशभक्त, इन्हें सही राह पर लाना चाहिए, है ना। हालांकि मैं ये नहीं, कंडीशन परिस्थितियाँ अलग थी, उनकी सोच अलग थी। चलिए और क्या कहना चाहेंगे आप क्रांतिकारियों के बारे में? आप एक दो पॉइंट अपनी बुक से जोड़ सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे? ये ना त्याग और बलिदान की प्राप्ति का अप्रतिम उदाहरण था। ऐसा उदाहरण आज तक ना तो आपको मिलने वाला, जो देश के लिए इस तरह की जान कहकर न्यौछावर कर देते हो, है ना। इसलिए आपने त्याग और बलिदान का अप्रतिम उदाहरण भी कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं इस पॉइंट को। 6 पॉइंट नंबर 6, जरा एक बात बताओ, जब क्रांतिकारियों का जो झुकाव होगा वो समाजवाद की ओर होगा, तो इससे क्या होगा, जन सहभागिता लगातार, जो लोग होंगे वे उत्तेजित हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। जब लोग उत्तेजित होना स्टार्ट हो जाएंगे, जागरूक होना स्टार्ट हो जाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इन क्रांतिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशभक्ति की भावना को जगाया लोगों के अंदर। तो जो संगठन होगा उसके अंदर जन सहभागिता, लोगों का जागरूक होना ही बहुत ज़्यादा जरूरी हो। इसे टीवी में ऐड भी आता है, जागो ग्राहक जागो, है ना। आज भारत के अंदर क्या, किसी भी देश के अंदर, है किसी देश के अंदर, पहले भारत की बात करते हैं, भारतीय इतिहास पढ़ रहे, भारत के अंदर एक ही चीज़ की कमी, जागरूकता की, है नहीं। जिसे देखो सुनी हुई बातें बता रहा, इससे सुन लिया, कोई आगे चल कर बता दिया, खुद पढ़ना होगा। मैं आपको तभी पढ़ाने आता हूँ जब मैं पढ़ कर आता हूँ, है ना। इससे पहले मैं पढ़ाने नहीं आता, पहले मैं पढ़ना पड़ता। अभी मुझे टाइम मिला, सुबह का अब टाइम मिला, मैं पढ़ रहा था, बैठा, फिर मैं आपके लिए पढ़ा, फिर अब आपको पढ़ाने के लिए आया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, है ना, कोई मिस्टेक ना हो। तो अब भी मैं पढ़ता हूँ। इतना पढ़ने के पश्चात ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना, 3 से 4 बार पढ़ा होगा मैंने, इस लॉकडाउन की स्थिति में मैंने 3 से 4 बार पढ़ा, उसके बाद भी पढ़ाने आता हूँ मैं आपको, समझिए। उसके बाद भी पढ़ के पढ़ाने आता हूँ, समझिए कितना रिपीट करना होगा। अब देखो, आपने 1-2 बार रिपीट किया होगा, नहीं किया होगा, मुझे नहीं पता कौन रिपीट कर रहा, कौन नहीं रिपीट कर रहा। इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, बार रहेगा, मैं बार कहता हूँ, एक सब्जेक्ट को कम से कम 20 या 30 बार रिविजन करना होगा, अगर चाहिए तो। जो अपना नोट्स बनाए, आप नोट्स बनाना अनिवार्य होगा। विदाउट नोट्स आप कभी भी किसी एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं सकते। ये स्थिति अलग होगी, वो स्थिति अलग थी। समय और दौर कभी भी समय एक जैसा नहीं, तभी निकलेंगे। आपको समय के अकॉर्डिंग ही चलना होगा, नहीं तो आपको जो समय होगा वो हमेशा पीछे धकेल देगा आपको, है ना, धक्का मारकर पीछे छोड़ देगा आपको। आपके ही दोस्त जो होंगे बराबर के, है ना, वे भी कहीं और दूसरे सोर्स से पढ़ना होंगे। मुझे पता आपके पास सोर्स की कमी नहीं होगी, अलग बुक खरीद लोगे, है ना, दूसरे चैनल पर चले जाओगे, स्किप कर दो। बेहतर होगा एक ही प्लेटफॉर्म को अपनाओ और लगातार वहीं से मेहनत करते रहो, है ना, सफलता वहीं से मिलती चली आएगी। कितने पॉइंट हो गए? 6 पॉइंट। कितने? 6 पॉइंट हुए। चलिए, अच्छा, तो ये हमारा क्रांतिकारियों का मूल्यांकन था, है ना, क्रांतिकारियों का मूल्यांकन था। 6 पॉइंट बहुत। अब आपको ये बताने वाला हूँ मैं कि इस समय, चलो ये तो चल रहा था, प्रथम क्रांतिकारी चरण, द्वितीय क्रांतिकारी चरण पढ़ लिया आपने। ये पता होना चाहिए, जो प्रथम क्रांतिकारी चरण चल रहा था ना, इस समय जो कांग्रेस के अधिवेशन हो रहे थे, उनका क्या हालचाल चल रहा था, ये भी तो पता होना चाहिए। आइए जानते हैं उनका क्या हालचाल चल रहा था। तो आप कॉपी में हेडिंग बनाइए, एक तरफ अधिवेशन, इस तरह हेडिंग बनाइए, अधिवेशन, इस तरह हेडिंग बनानी होगी, अधिवेशन, है ना। 1907 तक हमने पढ़ लेते, 1907 तक के अधिवेशन हमने पढ़े हुए पहले ही। हमने बताया आपको पढ़ने का हमारा क्या अप्रोच होगा, वो पिछली क्लासों में बताया गया। उसके बाद 3 हेडिंग बनाइए, अधिवेशन और इसके अध्यक्ष के बाद साइड में हेडिंग बनाइए, है नहीं, विशेष, यानी कुछ महत्वपूर्ण बात अधिवेशन की। हेडिंग बनाइए, अधिवेशन, अध्यक्ष, विशेष। अच्छा,
जो 1907 तक के अधिवेशन हमने पढ़ लिए थे। 1907 का जो अधिवेशन होता है वो सूरत के अंदर हुआ था, गुजरात के सूरत के अंदर हुआ था। चलो सूरत अधिवेशन के नाम से जाना था 1907 का, जहाँ जो कांग्रेस की दो दलों में बट गई थी, है ना, एक तो गरम दल एक नरम दल में, ये हमने पढ़ लिया था, आपके साथ पढ़ लिया था। चलिए अब बात करते हैं 1908 की। 1908 में एक अधिवेशन हुआ। 1908 में जो अधिवेशन हुआ इसे जानते हैं मद्रास अधिवेशन के नाम से। 23वां अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? 23वां अधिवेशन। लिख सकते हैं हम मद्रास, जहाँ चेन्नई है ना, मद्रास। आगे चलो, इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वे कर रहे थे रास बिहारी बोस। कौन कर रहे थे? रास बिहारी बोस। 1908 का समय था। 1909 के अंतर्गत पार्लियामेंट सुधार आने वाला। इन्होंने क्या किया, इसी समय 1908 में पहली बार भारतीय संविधान बनाने का प्रयास किया। हालांकि है ना, तो इन्होंने यहाँ लिखो नए संविधान की पुष्टि की। नए संविधान की, हालांकि प्रयास सफल नहीं हुआ, है ना, अंग्रेजों की करतूत के कारण इनका जो प्रयास था वो सफल नहीं हुआ। तो आप लिख सकते हैं नए संविधान की पुष्टि की। अच्छा, अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अध्यक्षता कर रहे रास बिहारी बोस। इनका बुरा हाल चल रहा था इस टाइम। उसके बाद आगे चलते हैं। 1908 के बाद 1909 आया, तब जब पार्लियामेंट सुधार आया 1909 में इसका जो अधिवेशन हुआ वो हुआ लाहौर के अंदर। लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं, लाहौर अधिवेशन। जैसे लाहौर अधिवेशन होगा तो क्या होगा, है ना, ये 24वां अधिवेशन था, तो लाहौर अधिवेशन हुआ आपका। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे मदन मोहन मालवीय। अच्छा, इसकी कुछ खास जानकारी नहीं है। उसके बाद बस ये बात याद रखनी, इसी समय पार्लियामेंट सुधार हुआ। ये लिख सकते हैं पार्लियामेंट सुधार हुआ, पार्लियामेंट सुधार आया, है ना, पार्लियामेंट सुधार आया। चलिए उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ। अगले अधिवेशन में लिखिए 1910 ये हुआ इलाहाबाद में। 25वां अधिवेशन था। वेडरबर्न के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। कोई विशेष जानकारी नहीं है। उसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1911 में। 1911 में एक अधिवेशन हुआ। जैसे अगला अधिवेशन हुआ 1911 में, यह हुआ कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानता है। कलकत्ता अधिवेशन के नाम से जानते हैं इस अधिवेशन को। कलकत्ता अधिवेशन जो हमारा ये था 23वां, 24वां, 25वां, 26वां अधिवेशन हुआ कलकत्ता में। ये कभी नहीं पूछने का 23वां, 24वां, 25वां, 26वां। या इनकी स्थिति बहुत खराब चल रही थी, वही पुरानी मांगे रखते थे, है ना, कि भारतीयों को राजनीतिक अधिकार देना चाहिए। पुरानी मांगे रखते थे, जो भी उनकी पुरानी मांगे थी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी ना, है ना, वही मांग रखते थे। जो कलकत्ता अधिवेशन था, कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगण मन गाया गया, इसलिए महत्वपूर्ण होगा हमारा जो 1911 का जो कलकत्ता अधिवेशन था, कलकत्ता अधिवेशन था 1900 कलकत्ता अधिवेशन था, है ना, इसमें पहली बार जनगण मन गाया गया। इस अधिवेशन में 1911 में जो कलकत्ता अधिवेशन 26वां, इसलिए महत्वपूर्ण, इसका 26वां भी याद रखना। जो 26वां अधिवेशन हुआ कलकत्ते में 1911 में हुआ, तो क्या हुआ, उसके अंतर्गत पहली बार रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा हुआ जन गण मन गाया गया। भारतीय राष्ट्रीय गान जो गाया गया, आपका राष्ट्रीय गान गाया गया जन गण मन, है ना। तो याद रखना 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया था राष्ट्रीय गान, भूलना मत बिल्कुल भी। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, ये आप मुझे बताओगे, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट। आज मैं आपको कुछ मेंस के प्रश्न लिखने के लिए दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करना आप, है ना। काफ़ी दिन होगा आपको लिखे हुए, लिखते ही नहीं हम। जितना लिखोगे बेटे एग्जाम लिखने का होगा। जो पीसीएस का एग्जाम हो, यूपीएससी का एग्जाम हो, लिखने का ही हो। विदाउट पेन चलाए बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और आप देखना जितनी भी आपने लिख कर प्रैक्टिस करोगे, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में पड़े होंगे क्वेश्चन, है ना। जो फैक्ट होंगे, फैक्ट की कमी नहीं रहती, फिर जो तथ्य कहते हैं। अगला 27वां अधिवेशन हुआ बांकीपुरा में। बांकीपुरा में हुआ, बांकीपुरा 27वां अधिवेशन में बांकीपुरा में, है ना। इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे आर एन मधुलोकर। और बताओ, एक वो कराची में 1913 में अगला अधिवेशन, कुछ विशेष जानकारी नहीं है। 1913 में एक हुआ, ये तो 1912 में, 1913 में कराची अधिवेशन हुआ। 28वां अधिवेशन के नाम से जाना जाता है कराची अधिवेशन। कराची कहाँ इस वक्त, पाकिस्तान में। सैयद मोहम्मद इसकी अध्यक्षता करें, सैयद मोहम्मद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। एक और तो हमारे मद्रास अधिवेशन हुआ, फिर हुआ मद्रास में अधिवेशन 1914 में, जब प्रथम विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ। मद्रास में अधिवेशन चल रहे थे कांग्रेस के। भूपेंद्र नाथ बसु इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, भूपेंद्र
नाथ बसु, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे भूपेंद्र नाथ बसु। ये हमारे कांग्रेस के अधिवेशन का हालचाल चल रहा था। अब मैं आपको इतना ही समझना, यहाँ से कभी प्रश्न पूछे नहीं जा सकते, बस ये 1911 वाला कलकत्ता वाला राष्ट्रीय जनगणमन वाला याद रखना बस, और कुछ अधिवेशन खास जानकारी नहीं है। वो नए संविधान वाला याद रखना 1908 का कहाँ हुआ था, मद्रास के अंतर्गत हुआ था वो भी। इसके अंदर तो 2 ही अधिवेशन याद रखने, 2 ही महत्वपूर्ण होंगे, समझे। वो हमने लिखवा भी दिया, आपको नोट्स में मेंशन कर देने। अब आपको मेंस के कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, उन प्रश्नों की लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। बिना प्रैक्टिस किए, मैंने कहा आप अपनी ज़िंदगी का लास्ट देखेंगे, और लास्ट तभी देख सकते हैं जब आप बड़ा सोचेंगे। निर्भर करता है इंसान की सोच पर, जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। इसलिए आज से, अभी से इसी वक्त सोचना स्टार्ट कीजिए और पेन उठाइए, लिखना स्टार्ट कीजिए। लिखिए प्रश्न, है ना, मेंस के प्रश्न लिखिए, मेंस के प्रश्न लिखिए, मेंस के प्रश्न। पहला प्रश्न, मैं आपको प्रश्न बोलूँगा, आप प्रश्न लिखेंगे। पहला प्रश्न लिखिए, भारत के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? भारत 2001 में आया था यूपीएससी के अंतर्गत, आसान प्रश्न है। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रांतिकारी राष्ट्रवाद कैसे पनपा, है ना। ये लिखा, भारत के अतिरिक्त अन्य राष्ट्रों में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ। चलिए अगला प्रश्न, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के दोनों चरणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। कितने प्रश्न हुए? 2 प्रश्न। मुझे लगता है आपको ये 2 ही प्रश्न की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी होगी, और ये आपके लिए सफिशेंट होंगे। कल जो आपकी क्लास होगी हिस्ट्री की, उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सार संग्रह होगा, देखना मत भूलिएगा। कोई भी बच्चा, अगर किसी ने ये क्रांतिकारी चरण नहीं पढ़ा तब तक तब भी वो क्लास समझ में आने वाली है आपके। प्रश्न एक भी नहीं बचेगा ऑब्जेक्टिव का, वादा रहा सोनू सिंह का। ठीक है, आज के एपिसोड में इतना रखते हैं, धन्यवाद।